Namaskar, I am C. Anisha Suyal Agarwal, and today I am sitting with Treasurer NIRC of ICI, CA Gaurav Agarwal जी। कैसे हैं सर आप? मैं निशा जी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब क्या है, एक दो दिन में हमारे ऊपर इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। हाँ जी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी इंटरव्यू है मेरा इलेक्शन से पहले। तो बस अब इलेक्शन की तैयारियों में लग जाएंगे हम आगे से। बताइए। बहुत बढ़िया सर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है ओवरसीज आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो गौरव जी, मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जी। इस टॉपिक पे। यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। सो सबसे पहले गौरव जी, आपको क्या लगता है कि ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनका स्कोप इंडिया में क्या बहुत है, या अगर है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज का स्कोप इंडिया में बहुत है, इस सवाल पे तो कोई बहस नहीं है, कोई दो मत हो ही नहीं सकते। लेकिन ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज का स्कोप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत है, सवाल ये ज्यादा बेहतर है। तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा। अगर आज आप दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी उठा के देखेंगे, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी आप उठा के देखिए, उस कंपनी का सीईओ आपको भारतीय मिलेगा और एक हाँ आईआईटीएन जी। मिलेगा। हम्म। अगर आप आज फार्मा कंपनियों की बात करेंगे, दुनिया की कोई फार्मा कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसके रिसर्च इंडिया में नहीं हो रहे हो, ट्रायल इंडिया में नहीं हो रहे हो, या उसका रिसोर्सेज इंडिया से नहीं जा रहे हो। अगर आप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो नासा को अगर कोई कंपीट कर रहा है तो वो इसरो कर रहा है। और नासा के अंदर भी 50% से ज्यादा इंडिया से। लोग भारतीय हैं। हम्म। मैं आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से ऑथेंटिकेशन के साथ, गारंटी के साथ बोलना चाह रहा हूं, आने वाले 7 या 8 साल बाद अगर आप दुनिया की कोई बड़ी एमएनसी उठा के देखेंगी, तो उस एमएनसी का जो सीएफओ होगा वो एक भारतीय होगा, और वो एक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप देखिए, आज यूएसए की 40% के करीब अकाउंटिंग और कंप्लायंसेज इंडिया से हो रहे हैं। हाँ जी। आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, 30 से 40% उसके कंप्लायंस इंडिया से हो इंडिया रहे हैं। से हो रहा है। गल्फ कंट्रीज की आप बात करेंगे, 90% काम हम लोग कर रहे हैं, आइदर आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करेंगे, 30 से 40% काम हम कर रहे हैं। हम्म। कैलिफोर्निया के मैकडोनल्ड्स में अगर कोई लड़की बैठ के बर्गर भी खाती है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री गुड़गांव के डीएलएफ में बैठ के कोई हापुड़ की लड़की, कोई भिवानी की लड़की या कोई रोहतक की लड़की कर रही है। तो आज अगर बिग फोर 10 वैकेंसियां निकाल रहा है, तो आप ये मान के चलिए 6 वैकेंसियां उनकी जीडीएस पे आ रही है। हाँ जी। तो इससे अपने को समझ में आ रहा है कि फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। आउट पूरी दुनिया का बैकएंड ऑफिस भारत है। पूरे दुनिया का बैकएंड ऑफिस में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारत होने वाला है आने वाले 5 या 7 साल में, 8 साल में मैक्सिमम। तो इसमें कोई दो राय है नहीं। तो जैसा आपने कहा गौरव जी, आपने बीच में एक वर्ड यूज करा, आउटसोर्सिंग या ऑफशोरिंग। सो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो आउटसोर्सिंग में ज्यादा है या ऑफशोरिंग में? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आज के दिन अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज है। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग में बेसिकली इतना फर्क है कि आउटसोर्सिंग इज लाइक गौरव अग्रवाल इंडिया में बैठा है और यूएस के किसी क्लाइंट का काम करके दे रहा है, और ऑफशोरिंग इज गौरव अग्रवाल यूएस से जाता है और यूएसए के किसी क्लाइंट का काम करके आ रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द कंट्री। अगर मान लो अगर यूएस की और यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, तो उनको काम होने से मतलब है, दे डोंट वांट कि बंदा आए ना आए, उनको कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे आपका आउटसोर्सिंग अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज की बात करो, जैसे दुबई में जितने भाई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने देखा होगा 1 जून 2023 को जब यूएई कॉर्पोरेट टैक्स आया, हजारों के नंबर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया से दुबई शिफ्ट हुए हैं, हाँ जी। यूएई में शिफ्ट हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द कंट्री, कि किस कंट्री का कल्चर कैसा है। जैसे यूएस और यूके के केस में आउटसोर्सिंग चलती है, गल्फ कंट्रीज के केस में ऑफशोरिंग चलती है, कनाडा के केस में ऑफशोरिंग चलती है। इट डिपेंड, दोनों में अपॉर्चुनिटीज है। ओके। तो चलिए, अब मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ टू स्टार्ट इनटू दिस ओवरसीज आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी बिजनेस। जी, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा। देखिए, मैं हूं हरियाणा से, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे बड़ा उपदेश दिया था, गीता का उपदेश। तो उसमें उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम हरियाणा वालों ने इसका एक दो वर्ड में तोड़ दिया। अच्छा। सबसे पहले वो हरियाणा के दो वर्ड समझने बहुत जरूरी है। हम इसको कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इतने बड़े सेंटेंस को हमने बना रखा है हरियाणा वालों ने, देखी जाती। अच्छा।
द मोमेंट आप देखी जागी बोल के किसी धंधे में घुसते हो ना, या किसी काम में घुसते हो, सबसे पहली चीज आपने यही सोच के किसी काम में घुसना है, देखी जागी। तो पहली चीज तो मैं यूथ से ये कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा ये करके ना चले, सबसे पहले ही ये ना करे कि मेरे को तो 100% गारंटी चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, Correct. ऐसा सोच के कोई चीज में ना जाए। उन चीजों से आप सीढ़ियां कहां तक जाएंगे, आप केवल ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, सीढ़ियां कहां तक जाती हैं, सीढ़ियां छत तक लेके जा सकती है मैक्सिमम, सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। करेक्ट। यहां तो मंजिल ही आसमां, रास्ता खुद बनाना है। तो अगर आप इस अप्रोच को रखते हो तो ऐसे कोई ट्रैक रिकॉर्ड इसका ऐसा नहीं है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आपने पहले अपने मन में ठान लेना कि मेरे को इस लाइन में जाना है, फर्स्ट चीज। सेकंड थिंग इज आइडेंटिफाई ए कंट्री। अपने कंट्री आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे को कोई भाई मिले, वो कह रहे हैं कि मैं ना यूएई के ऊपर 3 महीने से रिसर्च कर रहा हूं। मैंने कहा यूएई में कितनी कंट्रीज हैं, तो बोलता है नहीं पता। मैंने कहा अच्छा चलो आगे बात करते हैं, बोलते मैं दुबई पे फोकस्ड हूं। मैंने कहा दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उन्होंने कहा ऑयल। मैंने कहा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइडेंटिफाई ए कंट्री। आपने यूएस करा, यूके करा, कुछ भी करा, जर्मनी करा, स्पेन करा, कनाडा करा, ऑस्ट्रेलिया करा, गल्फ कंट्रीज में से कोई करा, आइडेंटिफाई द कंट्री फर्स्ट, रिसर्च अबाउट द कंट्री। आपको पता होना चाहिए यूएस में कितने स्टेट हैं, आपको पता होना चाहिए कैलिफोर्निया का पर्पज क्या है, कैलिफोर्निया क्यों है, आपको पता होना चाहिए टेक्सास क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए कि दुबई क्या है, आपको पता होना चाहिए शारजा क्या है, आपको पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया क्या है। ज्योग्राफिकल नॉलेज ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द कंट्री, स्टडी द कंट्री ज्योग्राफिकली फर्स्ट। सेकंड इज स्टडी द कंट्री पॉलिटिकली एज वेल। आज अगर आप भारत में बात करेंगे, बिहार इज ए स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा आयरन मेटल के रिसोर्सेज हैं, राइट, सबसे इजी इकोनॉमिकल एंड चीप लेबर अवेलेबल है, लेकिन वहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पा रही, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट की वजह से, कि पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। कोई फैक्ट्री लगाएगा, बंदे को लगता है 2000 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री लगाऊंगा, हो सकता है रात को लूट ली जाएगी या मेरे साथ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू पॉलिटिकली स्टडी द कंट्री। कि डेमोक्रेट्स क्या है यूएस के केस में, अगर मैं एग्जांपल में बार बार मैं यूएस को ही रखूंगा क्योंकि मेनली उधर की तरफ आज इंडिया का क्लाइंट शिफ्ट हो रहा है। आज इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट यूएस का काम कर रहा है। कि डेमोक्रेट्स कौन है, रिपब्लिकन्स कौन है, रिपब्लिकन्स की विचारधारा क्या है, डेमोक्रेट्स की क्या है। आपने कंट्री आइडेंटिफाई किया, उसको ज्योग्राफिकली पढ़ा, टेक्सास से कैलिफोर्निया कितनी दूर है, आपने ये चीजें पता करी, ज्योग्राफिकली पढ़ा, फिर पॉलिटिकली पढ़ा। एंड थर्ड चीज आपको ये पता करना है कि कहां पे क्या चीज है। लाइक समवन इज अप्रोचिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, अगर आपको ये नहीं पता कि सैन फ्रांसिस्को इज सिलिकॉन वैली, टेक्नोलॉजी का हब है, तो आप उसको रेफरेंस देते समय अगर 2 क्लाइंट का एग्जांपल आप देते हैं कि आप पहले से किसी 2 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये सिमिलरली ऐसा है कि गांधीनगर में आके अगर आप कहो कि मैं स्पेयर पार्ट की दुकान खोलूंगा, या मायापुरी में जाके आप बोलो कि मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, तो आपको उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। और जितना अच्छी स्टडी होगी, जैसे मान लो अगर आपसे कोई यूएस का आदमी आपसे काम लेना चाह रहा है और उसको आप ये बोलो कि मैं आज गुड़गांव जा रही हूँ दिल्ली से, और वो पूछे कि कितने बजे की फ्लाइट है, तो आपको लगेगा इसको बिल्कुल पता ही नहीं है मेरी कंट्री के बारे में, ये मेरा काम कैसे करेगा, राइट। तो फर्स्ट कंट्री स्टडी करें। सेकंड, मैं ब्रांडिंग, आपको मैं पूरा इस सवाल में आपको पूरा जो आप पूछना चाह रहे हो वो आपको कवर करूंगा। ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। सेल्फ ब्रांडिंग कैसे होती है, अगर मैं निशा जी रोज आपको शाम को जब आप ऑफिस से निकलो और मैं आपको शराब के ठेके के सामने खड़ा दिखाई दूं, आप मेरे को शराबी समझोगे। और आप सुबह जब घर से निकल के ऑफिस आती हो, मैं हर रोज आपको मंदिर के सामने दिखाई दूं, तो आप मेरे को भक्त समझोगे। करेक्ट। लेकिन ये भी हो सकता है मैं मंदिर के सामने चप्पल चुराने जाता हूं, बट ब्रांडिंग आपने भक्त की रखी। और जब भक्त की ब्रांडिंग रखते हो तो आप मेरे से सवाल कैसे पूछते हो, गौरव जी रक्षाबंधन में ये राखी कितने बजे तक बांध सकते हैं, या दिवाली किस तारीख की आएगी, होली किस तारीख की आएगी, पूजा ये कैसे होगी। दैट इज व्हाट सेल्फ ब्रांडिंग इज। आज लिंक्डइन है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। आज मैं यूथ को देखता हूं, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखता हूं, बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका पॉजिटिव यूटिलाइज कर रहे हैं। किसी को नहीं पता चल रहा निशा जी कि इस ऑफिस में बैठ के आप क्या काम कर रहे हो। मार्केट अन भी गई इस बात से, द अनलेस एंड अदरवाइज आप मार्केट तक ये पहुंचाओगे कि निशा सुयाल अग्रवाल क्या कर रही है। हाँ जी।
दैट इज व्हाट सेल्फ ब्रांडिंग इज। लेकिन अगर कोई लड़की फेसबुक पे डालती रहेगी कि मसूरी घूमने गए वहां की फोटो, नैनीताल घूमने गए वहां की फोटो, दुबई घूमने गए वहां की फोटो, तो आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे? आपको लगता है कोई ये पूछेगा कि यूएसए की अकाउंटिंग करोगे क्या? हाँ, करेक्ट। आपसे सवाल ये पूछे जाएंगे, अटल टनल खुल गई, बर्फ गिर गई, रोहतांग बिल्कुल सही। बाईपास सेफ है, कपड़े कैसे लेके जाने हैं, टैक्सी कैसी मिलेगी, होटल कौन सा बढ़िया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट इज व्हाट, जैसी आप इमेज बनाएंगे वैसे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं ठेके के सामने रोज दिखाई दूंगा तो आप किसी पार्टी वाले दिन पूछोगे कि गौरव जी कौन सा ब्रांड सस्ता है, कौन सा ब्रांड महंगा है। मैं मंदिर के सामने दिखूंगा तो आप पूछोगे वर्त किस दिन करना है, कथा पाठ किस दिन होना है। दैट इज व्हाट सेल्फ ब्रांडिंग। एंड यूथ को अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहिए। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप रोज जीएसटी के ऊपर लिखोगे तो लोग आपसे जीएसटी के ऊपर क्वेरी पूछेंगे। हाँ जी। लोग, अगर आप इनकम टैक्स पे रोज लिखोगे तो आप लोग आपसे इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप कोई भी काम करना शुरू कीजिए, आप बैडमिंटन खेलना शुरू कीजिए, आपके सारे यार दोस्त बैडमिंटन वाले हो जाएंगे। आप चेस खेलना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत दोस्त मिल जाएंगे जो चेस खेलते होंगे। आप क्रिकेट खेलना शुरू कीजिए, आप ताश खेलना शुरू कीजिए, आप कुछ भी करना शुरू कीजिए, आपको लाइक माइंडेड लोग तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। एंड दैट इज व्हाट, कि जब आप ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज पे काम करना शुरू करोगे आपको वैसा सर्कल मिलता चला जाएगा, आपको वैसे इवेंट का पता लगने लग जाएगा कि कहाँ इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। सेल्फ ब्रांडिंग, कंट्री हमने रिकॉग्नाइज कर ली, टारगेट कर ली, स्टडी कर ली, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करा, उसके ऊपर बोलना शुरू किया, आप लोगों से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे वैसे लोग, राइट। एंड थर्ड चीज इज, उसके लिए फिर नेसेसरी स्टेप्स क्या लगाने हैं आपने, वैसा ऑफिस सेटअप, वैसी गेट टुगेदर्स में जाना, वैसे दुनिया भर के आज इंडो यूरोपियन, इंडो यूएस, दुनिया भर के फोरम बने हुए हैं, उनके इवेंट होते रहते हैं। गूगल इस पे, सॉरी, लिंक्डइन पे बहुत ग्रुप बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करेंगे, आप उनकी किसी चीज का रिप्लाई करेंगे, कभी वो आपकी चीज पर रिप्लाई करेंगे, आपका नेटवर्किंग होगा। एंड समहाउ उसके सॉफ्टवेयर की आपको अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। अगर जो सॉफ्टवेयर कंट्री टू कंट्री सॉफ्टवेयर, क्विक बुक है या क्विक प्रो है या क्लियर टेक्स है या जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, आप सारे सॉफ्टवेयर की आप नॉलेज रखें, जिस कंट्री को आप टारगेट करें कि कौन सा यूज हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे वहां से क्लाइंटेज आनी शुरू होगी। लेकिन ब्रांडिंग, कंट्री की स्टडी, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो दीज आर द प्रीरेक्विजिट्स, मतलब बिजनेस में अगर हमें घुसना है तो ये इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है, अगर पहले से आपकी कोई कंपनी ऐसी नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है लिंक्डइन से सबसे ज्यादा क्लाइंट आता है। ओके, सो मूविंग ऑन गौरव जी, देखिए जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये सवाल अक्सर आता है कि क्या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो इस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज में घुसना चाहते हैं, क्या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? हाँ, देखिए आपका सवाल बड़ा बेहतरीन है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। मैं इस डिग्री से बहुत प्यार करता हूं और मैं कहता हूं पसंद और प्यार में बड़ा फर्क होता है। जब आप गुलाब के फूल को पसंद करते हैं तो आप उसको तोड़ते हैं और जेब में डालते हैं, लेकिन जिस दिन आपको गुलाब से मोहब्बत हो जाती है उस दिन आप उसको खाद देना शुरू करते हैं, उसको पानी देना शुरू करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आपने जब ये सवाल पूछा क्या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई और क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं कहता हूं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। लेकिन फिर भी आपके सवाल को थोड़ा और आगे ले जाते हुए, देखिए अगर आपको अकाउंटिंग और कंप्लायंस में जाना है तो आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑडिटिंग में भी जाना है, जैसे मैंने बोला यूएसए की अगर आप बात करें तो यू नीड टू डू सीपीए देन, अगर आपको ऑडिट करना है। और सीपीए का मतलब ये नहीं कि आप पूरे यूएसए की ऑडिट कर सकते हैं। फिर जिस स्टेट से आपने सीपीए करी है, जिस स्टेट की सीपीए करेंगे आप उसी स्टेट की ऑडिट कर सकते हैं, राइट। तो वैसे कंप्लायंस और जो आउटसोर्सिंग की जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं ना, तो निशा जी ऑनेस्टली स्पीकिंग आउटसोर्सिंग में मेनली अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस ही हो रहा है। ऑडिटिंग बहुत ज्यादा आउटसोर्स नहीं होती, ऑडिटिंग तो नॉर्मली वहीं की वहीं हो रही है। तो जो विषय हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए अपने को कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ओके, तो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आउटसोर्सिंग के लिए नॉर्मली कोई क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग और कंप्लायंस, उसके लिए हमें कुछ एडिशनल। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन। ओके, सो क्वालिफिकेशन के बाद क्या कोई स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ इंडस्ट्री की नॉलेज, कुछ ऐसी हमें चीजें एक्वायर करनी चाहिए अगर हमें इस बिजनेस में जाना है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपका। देखिए इंडस्ट्री की नॉलेज तो आपको रखनी चाहिए। जैसे ही क्लाइंट आपको पहली बार अप्रोच करेगा कभी, तो वो बताएगा मैं इस इंडस्ट्री से हूं, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत की तुरंत आपसे बात करना शुरू करेगा। आप मीटिंग का टाइम फिक्स करेंगे कि परसों बात करेंगे, नरसों बात करेंगे, अगले हफ्ते बात करेंगे, वीकेंड पे बात करेंगे, 10 तारीख को बात करेंगे। तो द मोमेंट आप डेट फिक्स करेंगे, उस ये इंडस्ट्री की नॉलेज तो आप कभी ले सकते हैं।
ओवरऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भी हाँ यार इस स्टेट में ये काम ज्यादा होता है, ये ऐसे होता है, राइट। तो इंडस्ट्री की नॉलेज तो आप अपॉइंट में पहली बात से लेके और जो पहली मुलाकात हो रही है उसके बीच में कर सकते। ओके, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज आपकी स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो अपने को हमें बेचनी ही वो निकले जो हमें आता है। कोई अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटिंग अकाउंटिंग में बादशाह है, हद से हद थोड़ा एक्सेल और अच्छा हो तो और अच्छा है। एक्सेल भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत अच्छा होता है, राइट। तो यही चीज ही हो और कोई ऐसी स्पेशल, हाँ सॉफ्टवेयर की नॉलेज थोड़ी चाहिए। ओके, हाँ जो सॉफ्टवेयर आप कंट्री के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हैं उन सॉफ्टवेयर की नॉलेज तो आपको अच्छी चाहिए। ओके, सो अब मैं आपसे पूछूंगी, देखिए देर आर सम कॉमन मिथ्स अराउंड आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज, तो मैं चाहती हूँ आप उनको एड्रेस करें। जैसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लगता है कि वी लैक स्किल्स, वी लैक स्किल्स की कमी है, या लैंग्वेज प्रॉब्लम एक बैरियर बनता है जब हम ये बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, इस लाइन में आते हैं, या इस बिजनेस में आने के लिए हमें एफर्ट्स एंड टाइम लगाना पड़ता है, हमें खर्चा बहुत लगाना पड़ता है, तो आप इनको कैसे एड्रेस करेंगे? पहली चीज, इंडियंस की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, इंडियंस की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप समझिए ना, इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश, इंडियन कैन स्पीक हिंदी, इंडियन कैन स्पीक यूएस इंग्लिश, इंडियन कैन स्पीक यूके इंग्लिश, राइट। दुनिया में 70% आबादी तो इंग्लिश बोल नहीं पाती, लिख नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती। हमारे यहाँ तो कल्चर है इंग्लिश और हिंदी या एक क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है कंपल्सरी। मैं दुनिया के इतने तमाम देश हैं जहां पे इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, राइट। तो ऐसा लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं आता। और पहली बात, लैंग्वेज बैरियर कई लोगों को ये हो रहा होता है कि यूएसए का क्लाइंट या जर्मनी का जो क्लाइंट है, अब जर्मन का कोई क्लाइंट होगा, स्पेन का कोई क्लाइंट होगा, आपको क्या लगता है वो इंग्लिश बोल रहा होगा? लोकल लैंग्वेज 70-80% लोग वो स्पेनिश बोल रहे होते हैं। लेकिन आपका जितना भी कम्युनिकेशन होना है वो कम्युनिकेशन आपका ईमेल्स के थ्रू होना है, वो कम्युनिकेशन आपका ईमेल्स के थ्रू होना है, और ईमेल्स के आपने रिप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है, बहुत कम आपकी नेचुरल मीटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि यूएसए का क्लाइंट रोज आके दिल्ली बैठ जाएगा आपसे बात करने, या रोज जूम मीटिंग रखेगा, नहीं रखेगा। वो नॉर्मली 90% मीटिंगें जो आपकी होंगी ईमेल्स के थ्रू होंगी। और मुझे नहीं लगता कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको ईमेल का रिप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। पहली चीज तो ये सवाल मैं सिरे से इसलिए खारिज करता हूँ। दूसरी चीज कि बहुत खर्चा होगा, मुझे नहीं लगता कोई इसके लिए आपको खर्चा करना है। ना तो आपको इसके लिए, देखिए अगर आप जीएसटी की रिटर्न भरने का भी काम चालू करोगे ना, या इनकम टैक्स की, तो हो सकता है उसके लिए आपको पियोन रखना पड़ेगा, ऑफिस के खर्चे अलग पालने पड़ेंगे। लेकिन आपको यूएसए का या यूके का या कोई भी आउटसोर्सिंग आप घर से कर लो, कौन मना कर रहा है? यू नीड टू हैव ए गुड लैपटॉप, वो जो आप सबके पास होगा। यू नीड टू हैव ए गुड इंटरनेट फैसिलिटी जो आपके पास होती है। वो क्या चाहिए आपको? अच्छा, इसमें जैसे कई बार दिमाग में आता है कि हर कंट्री का अपना सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो हमें सॉफ्टवेयर्स का भी तो खर्चा होता है फिर। नहीं, सॉफ्टवेयर्स का कोई खर्चा होगा ही नहीं। आप देखो, कंट्री टू कंट्री, क्लाइंट टू क्लाइंट सॉफ्टवेयर डिफर करेगा। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां आपको काम दे रही होंगी वो अपने सॉफ्टवेयर का एक्सेस देंगे आपको साथ। आप समझो, अदरवाइज आप कितने सॉफ्टवेयर इकट्ठे करोगे? जो नॉर्मल 2-4 सॉफ्टवेयर हैं वो आपने खरीद लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं वो तो उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है सारी बड़ी कंपनियों के पास। वो आपको एक्सेस अपने सॉफ्टवेयर का देंगी। तो ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर वाला कोई एक्सपेंडिचर नहीं, कोई एक्सपेंडिचर। अदरवाइज फिर मैंने पूछा एफर्ट्स एंड टाइम, बट एफर्ट्स एंड टाइम तो देखिए, एफर्ट्स एंड टाइम तो देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, हर चीज में लगती है। कई बार हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अब जिंदगी में मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो काम खुद आना चाहिए, पैसा खुद आना चाहिए। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक संस्कृत में कहावत है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, यथा सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति न मुखेन मृगा। जंगल में शेर जंगल का राजा है, सबसे ताकतवर जानवर है, लेकिन उसको भी शिकार करने के लिए भागना पड़ेगा छोटे से छोटे जानवर के पीछे। हिरण कभी सोए हुए शेर के मुंह में खुद नहीं आएगा। और जिस दिन शेर शिकार के पीछे भागना बंद कर देता है, जंगल के लोग उसे शेर मानना बंद कर देते हैं, राजा मानना बंद कर देते हैं। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको भागना तो पड़ेगा, शेर हो लेकिन आपको साबित करते रहना पड़ेगा। शिकार करोगे तो भी शेर हो। तो एफर्ट टाइम तो सब चीज में लगेगा। मिनिमम 6 महीने आपको लगेंगे सेल्फ ब्रांडिंग में।
6 महीने केवल ये ना सोचिए कि मैंने सोच लिया मैं यूएसए की अकाउंटिंग करूंगा, उसके बाद मैं कर नहीं रहा, बस सोच रहा हूं। 6 महीने उस दिन से, जिस दिन आपसे आपने इफेक्टिवली अपने लिंक्डइन पे उससे रिलेटेड पोस्ट डालनी शुरू करी, उससे रिलेटेड लोगों से मिलना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू करी, कमेंट करने शुरू किया, वैसे लोग आइडेंटिफाई करने शुरू किए और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उससे 6 महीने कम से कम लगेंगे। अच्छा, देन मूविंग ऑन, आपको क्या लगता है, विल एआई रिप्लेस दिस ओवरसीज अकाउंटिंग बुक? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई लोगों के दिमाग में। आई डोंट थिंक निशा एआई विल रिप्लेस एनीवन। द पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ एआई विल रिप्लेस समवन। बिल्कुल सही कहा। दिस इज द टेक्निकल एरा, यू मस्ट हैव टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। आज टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं है, तो आपको टेक्नोलॉजी और एआई, आईसीआई वालों को तो वैसे भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो सरनेम एआई है, आईसी एआई। तो हम तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें तो बता के भेजा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आएगा और उसके ऊपर आपको पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर आपने काम करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गौरव जी। आपने इस टॉपिक पे, ये टॉपिक ऐसा है जिसपे लाइक हमारे पास भी काफी सवाल आते रहते हैं यंग मेंबर्स। एक दो चीजें मैं और अपने आप से चाहूंगा, अगर आप चाहें तो। okay. जैसे आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज के साथ डील कर रहे होंगे, तो टैट, टर्न अराउंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में निशा जी मेरे को कोई काम देती हैं कि गौरव जी ये काम करना आपने, और मेरे को फाइल पकड़ाती हैं और मैं बोलता हूँ 5 दिन में कर दूंगा, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है 5 दिन बाद फाइल खोल के देखूंगा। हाँ, जनरली ऐसा होता है, यस। राइट। लेकिन अगर आपने किसी यूएस के क्लाइंट को ये बोल दिया कि मैं आपको मंडे इवनिंग तक रिपोर्ट दे दूंगा, और मंडे इवनिंग में अगर आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है ट्यूसडे मॉर्निंग में वो आपको ब्लॉक कर दे। करेक्ट। और अपने सॉफ्टवेयर के एक्सेस डिनाई कर दे। कई बार इंडिया में ये भी होता है कि कोई कॉल आती है तो हम लोग उठा के अक्सर बोलते हैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करता हूं, और उसके बाद 7 दिन बाद, 8 दिन बाद कॉल करके पूछते हैं भाई साहब उस दिन आप क्या कह रहे थे। वी डोंट एक्चुअली बिलीव इन टर्न अराउंड टाइम। ये चलता है वाला एटीट्यूड बहुत। यस, कि 5 मिनट बोल रहा है तो आप 5 दिन बाद भी कर सकते हैं। तो जब आप किसी ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे होंगे, तो वहां ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो आप उसके सामने नहीं है, दूसरा वो आपको जानता नहीं है, तो उसका भरोसा वैसे ही बहुत कम आप पे पहले ही। और द मोमेंट आप ऐसी चीजें कर दोगे, 2 दिन बोल के 10 दिन बाद बात करोगे, तो उसका भरोसा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम। सेकंड इज सिक्योरिटी, मतलब एक्सेस किसके पास है उसके डेटा का, आपने सीसीटीवी लगा रखा है क्या, आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं कर रहे, वो इन चीजों के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। मतलब वो सिक्योरिटी और मतलब ट्रस्ट, 2 वर्ड ऐसे हैं कि उनको भरोसा जमाना उनका बड़ा मुश्किल है। ट्रस्ट, सिक्योरिटी, कि जैसे मान लो लेट से अपने यहाँ ये होता ना कि निशा एक काम कर रही थी और अचानक से निशा को रिप्लेस करके गौरव काम करने लग गया। अगर उनके साथ ऐसा हुआ, वो नहीं काम करेंगे। मतलब दे नीड कि मेरा डेटा हमने निशा के लिए दिया था, गौरव अग्रवाल ने उसको कैसे छेड़ा। तो डेटा सिक्योरिटी उनके लिए बहुत मायने रखती है। जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की भी अगर बात करोगे आप, तो जीडीपीआर आपको करना पड़ेगा कि ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 27 कंट्री है यूयू की, आपने उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल आपके कैसे हैं, डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, डेटा रिसीव कैसे करते हैं, डेटा स्टोरेज कैसे करते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। तो सिक्योरिटी के ऊपर बहुत लोग कंसर्न है। ओके, तो ये आपने बोला कि एक तो टर्न अराउंड टाइम, यस, वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। देन हमारा डेटा सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, दे आर वेरी फसी अबाउट दीस, बहुत पर्टिकुलर, इंपॉर्टेंट चीजें। राइट। ओके, सो अब जब हम आपके साथ बैठेंगे तो मुझे लगा एक और सवाल है जो जरूरी है, बनता है। गौरव जी, आप एज अ ट्रेजरर अभी सर्व कर रहे हैं, राइट। सो और जैसा मुझे लगता है आप शायद रिकंटेस्ट भी करेंगे। मैं डेफिनेटली रिकंटेस्ट करूंगा, अभी नॉमिनेशन भरूंगा मैं। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ऑडियंस के बिहाफ पे कि आपने अपने इस टेन्योर में, पिछले 3 साल में आपने क्या काम करे, मैं थोड़ा सा वो जानना चाहूंगी। प्लस में, क्योंकि आप रिकंटेस्ट करेंगे आपने कहा, तो मैं आपका विजन जानना चाहूंगी कि आपका क्या विजन है आगे फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। थैंक यू। सबसे पहले तो निशा जी की मेरे को अच्छा लग रहा है कि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक यू वो इतने जागरूक हो रहे हैं कि किसी कैंडिडेट से बेझिझक उससे सवाल पूछने और उसका विजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा पहल है और मैं चाहता हूं हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को करनी चाहिए। रही पिछले 3 सालों की बात, तो मैंने कोई बहुत बड़े बड़े महान काम तो नहीं किए, लेकिन मैंने महीन महीन काम बहुत किए।
ओके। मैं बताना चाहूंगा। मुझे देखिए, एक बार महान और महीन काम तो देखिए अपने आप बोलता है, काम महान हो या महीन हो। मेरे को कैरियर काउंसलिंग कमेटी का चेयरमैन बनने का अवसर मिला। मैं अभी भी हूँ, पिछली साल भी मैं था। ओके। तो जब मैं मिला तो उसका पर्पज होता है कि आप कॉमर्स एजुकेशन और आईसीए पर्टिकुलरली सीए कोर्स के बारे में स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज दें, उनको अवेयर कराएं कि व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैंने एनसीईआरटी की चेयरमैन मैडम से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो जब इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूछा कि रिगार्डिंग व्हाट, तो मैंने कहा आई हैव ए सजेशन फॉर ए बुक पब्लिश बाय एनसीईआरटी। दूसरी क्लास की किताब थी वो, सेकंड स्टैंडर्ड की बुक। उन्होंने कहा ऐसा क्या है सेकंड स्टैंडर्ड की बुक में? मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्शन है। तो उन्होंने कहा 12 साल से तो हमने सिलेबस चेंज नहीं किया, आपको आज ऑब्जेक्शन है? मैंने कहा मैम ऑब्जेक्शन तो पिछले 70 साल का है, लेकिन आप एक बार मिलने देंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए। तो जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा बताइए क्या ऑब्जेक्शन है? मैंने कहा एक सेकंड क्लास की बुक में आपके टॉपिक है प्रोफेशन, पेशे। उसमें आपने डॉक्टर दिखा दिया, वकील दिखा दिया, जज दिखा दिया, पायलट दिखा दिया, टीचर दिखा दिया, माली दिखा दिया, मोची दिखा दिया, धोबी दिखा दिया। मैडम इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखाने में कहां दिक्कत है? ओके। तो उन्होंने कहा इससे फर्क क्या पड़ेगा? मैंने कहा मैडम फर्क ये पड़ेगा कि मैं 12th क्लास में था, जब 12th का रिजल्ट आया मेरा और मुझे पता चला कि अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, तब मुझे पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम की भी कोई चीज है। निशा जी आप बताइए ऑनेस्टली, आपको कब पता चला कि सीए कोर्स के बारे में? गौरव जी, मैं तो जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर था तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो है वो एक सीए का कुछ कोर्स भी कर रहे हैं साथ में। तो मुझे लगा अच्छा ये एक ऐसा कोर्स है जो शायद कॉलेज के साथ साथ हो सकता है। तो मैंने उस टाइम करा, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था कि सीए क्या होता है, क्या करता है। अब देखिए, आप एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी। वी आर नॉट द आप ऐसा चार्टर्ड कह अकाउंटेंट बाय विल। यस। अगर दूसरी क्लास, मेरे को 5वीं क्लास में मैडम ने पूछा था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मुझे पायलट बोला था मैंने। क्यों? क्योंकि पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा दिखाया दे रहा था उसमें, और बढ़िया वो हेलमेट वेलमेट और ड्रेस बहुत अच्छी दिख रही थी पायलट की। हाँ, मतलब टेक्निकल भी लग रहा था, माइक वाइक भी दिख रहा था। तो मैंने बोला पायलट बनूंगा। जब 8वीं 9वीं में आया, टीचर ने फिर सब बच्चों से पूछा था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो तब थोड़े से यंग हो रहे थे, तो लड़कों में शौक होता है बंदूक का और ये सारी चीजें। तो वो पिस्टल दिख रही होती थी, सोल्जर, फौजी, और उन दिनों मूवी भी अच्छी अच्छी आ रही थी, बॉर्डर और ये सब मूवी चल रही थी, माँ तुझे सलाम टाइप। तो हम सब ने फौजी बोला था लड़कों ने, और खासकर लड़कियों ने। मैं आपसे बिना पूछे बता सकता हूँ क्योंकि मेरी क्लास के लड़कियों ने बोला होगा, वही आपने बोला होगा, टीचर और डॉक्टर लड़कियों के जवाब होते थे। तो इनफैक्ट मैं आज के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय विल नहीं हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय मेयर एक्सीडेंट हुआ। इनफैक्ट 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय मेयर एक्सीडेंट हैं, अगर अनलेस अदरवाइज उनके घर में कोई पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो। तो हम सबको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद, 10th के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद पता चला। अगर एक दूसरी क्लास के बच्चे को यह पता हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, और 5वीं क्लास में जब मैडम किसी दिन पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, और 5 बच्चे भी अगर ये बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहूंगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ निशा जी, वो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे वो हमसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। रीजन बीइंग दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय विल। क्योंकि उनको क्लैरिटी होगी ना, जहां क्लैरिटी तो होगी। ऐसे महीन काम हमने करे। मैडम ने मेरे को आश्वासन दिया कि गौरव जी 2025 तक कोशिश करूंगी मैं कि, क्योंकि अभी नया पॉलिसी आ रही है, एजुकेशन पॉलिसी, तो नई पॉलिसी जब इंप्लीमेंट हो जाएगी अभी, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी प्रोफेशन में दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा चेंज है। अनिल सिंघवी जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था सीए डे से पहले वाले दिन, पिछली साल। तो मैंने अनिल जी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर कल सीए डे है, आप मेरे को कुछ गिफ्ट करेंगे? उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा सर आप अपने नाम के पीछे सीए क्यों नहीं लगाते, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट? उन्होंने, मैंने कहा कल के लिए लगा लीजिए। तो उन्होंने अगले दिन लगाया सीए डे पे। आपको अच्छा लगेगा, आप जाके देखिएगा ट्विटर पे, आज तक उन्होंने हटाया नहीं है। अच्छा। ताकि मेरा उसके पीछे एक भी पर्पस था कि कोई जब उनको देखे तो पता चले कि हाँ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग यहां तक भी पहुंचे। तो ऐसे महीन काम मैंने कैरियर काउंसलिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे किए, बहुत कैरियर काउंसलिंग के सेशन कंडक्ट करवाए, राइट। फिर हमने पिछले 3 साल में आर्टिकलशिप ड्राइव चलाया। आर्टिकलशिप ड्राइव का पर्पज ये था कि बच्चे एक जगह पे आके ढेर सारी फर्मों में से फर्म चूज कर सकें, और फर्म्स उन बच्चों में से अपने लिए सुटेबल कैंडिडेट चूज कर सकें। एक प्लेटफॉर्म पे हम दोनों को लेके आए,
पार्टनर्स ड्राइव हुआ, पार्टनर्स मीट हुआ। उसमें यह था कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है या कोई फर्म किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए पार्टनर रखना चाह रही है या असाइनमेंट बेसिस पे कोई काम करना चाह रहे हैं या कोई भी कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पार्टनर्स मीट हम लोगों ने पिछली साल गौरव गर्ग जी की चेयरमैनशिप में करवाई, राइट। इस साल हमने बड़े बड़े इवेंट के यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, निशा जी, क्योंकि आज आप देखेंगे आज रेशियो जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसमें यूथ का रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में 25% चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ गए, राइट। तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए केवल सेमिनार का कल्चर खत्म हो चुका था। कोविड के बाद से लोगों को डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन और वेबिनार्स अच्छे लगने लगे, तो फिजिकल सेमिनार्स की तरफ लोग कम आ रहे थे। आईसीआई के इवेंट्स के बारे में लोगों को कम पता चल रहा था। तो अभी करंट ईयर, इसी साल अभी 1-1.5 महीने पहले हमने ऑनरेबल चेयरमैन अभिनव अग्रवाल जी की अगुवाई में हमने यशोत्सव जैसा बड़ा इवेंट करा, जिसमें 12,000 लोग पहली बार एनआईआरसी के इतिहास में 12,000 लोग एक छत के नीचे इकट्ठे हुए। कल्चरल प्रोग्राम हुआ, सेमिनार भी हुए और मोटिवेशनल टॉक भी हुए, एक दूसरे से मिले, जाना और पहचाना, और एक अच्छा बेहतरीन माइलस्टोन हमने सेट किया। सीनियर सिटीजन के लिए वी केयर जैसे प्रोग्राम हुए, हम मेंबर्स को हरिद्वार लेके गए, हम स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत ट्रिप ऑर्गेनाइज की, बरोग हम लेके गए, उदयपुर हम लोग लेके गए। पिछले 3 साल में एनआईआरसी ने बहुत काम किया। देखिए, क्योंकि इंडिविजुअली कोई नहीं कर सकता, इट्स ए टीम वर्क इन एनआईआरसी। लेकिन मैं श्रेय देना चाहूंगा मेरे तीनों चेयरमैन जो अभी 3 सालों में रहे, अभिनव जी हो, गौरव जी हो, नवीन जी हो, कि इन तीनों ने कोऑर्डिनेशन ऐसा बैठाया कि पूरी टीम ने मिलकर काम किया और अच्छा काम किया, राइट। स्टूडेंट्स के लिए ट्रिप कभी होती नहीं थी, सेम डे जाना सेम डे आना। हमने 2 नाइट स्टे की ट्रिप रखी ताकि बच्चा सीखे, बच्चे को पता चले कि मेरे को किसी सबके साथ मिलजुल कर रहना, क्योंकि अपने सीए के कोर्स में ऐसी कोई एक्टिविटीज होती नहीं थी। तो ये सब हमने करे हैं, ठीक है। और इतनी इवेंट ऐसे आप देखिए, आज पूरा डिजिटल कर दिया हमने एनआईआरसी को। आपको अटेंडेंस लगानी है, आपको क्यूआर कोड से लगानी होगी। आपको पुराने जितने भी सेमिनारों की पीपीटी चाहिए, वीडियो चाहिए, आपको सब कुछ उस पे मिल जाएगी। आपको पूल रिसोर्स शेयर करने हैं, आपके ऑफिस में एक केबिन खाली है, आप चाहते हो कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई इसको यूज कर ले, तो आप पोर्टल पे डालिए कि मेरे पास ये रिसोर्स खाली है, इसको इतने टाइम के लिए, इतने घंटे के लिए मैं दे सकता हूं। लोग यूज कर रहे हैं। या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए कोई ऑफिस, कोई सीटिंग चाहिए, लेट्स से समवन इज फ्रॉम हिसार और उसको दिल्ली में कोई मीटिंग करनी है और दिल्ली में लक्ष्मीनगर में कोई मीटिंग करनी है, लक्ष्मीनगर का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास केबिन खाली है उसने डाला हुआ है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अप्लाई किया और वहां पे उसने मीटिंग कर ली। तो हम उसको बहुत, और अभी बहुत काम है, ये शुरुआत है, 3 साल है। हमें पहले एनआईआरसी को समझने में बहुत टाइम लगा, ऑनेस्टली मेरे को ये बात पब्लिकली बोलने में कोई शर्म नहीं है। पहले पहला अनुभव था, समझने में टाइम लगा, उसके बाद काम हुए। लेकिन आपने देखा होगा एनआरसी के बारे में कोई अपवाद आपने 3 साल में नहीं सुना होगा कोई। एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट ऑल द 13 काउंसिल मेंबर कि कोई नेगेटिव चीज आपने एनआरसी के बारे में मार्केट में नहीं सुना। सर, आपका विजन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, क्या काम अधूरे रह गए हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत 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 काम अधूरे हैं। अधूरे हैं इन द सेंस और अच्छे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से शेयर करना चाहूंगा जो मेरा मेन विजन है। आज से 20 साल पहले निशा जी, जब आपका मकान बना होगा, आपके फादर साहब ने बनाया होगा या ग्रैंडफादर ने बनाया होगा, तब उन्होंने जब मकान बनाया होगा तो उन्होंने एक व्हाइट पेपर के ऊपर नक्शा कुरेदा होगा कि ये बेडरूम होगा, ये किचन होगी, ये जीना होगा, ये रास्ता होगा, ये लॉबी होगी, और उसके बाद में मिस्त्रियों ने मकान बना दिया होगा। आज जब आप मकान बना रहे हैं तो आज आपके मकान का नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है। आज आपके मकान का नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है, उसको सजाने की जिम्मेदारी इंटीरियर डिजाइनर रखता है। हमने जब 20 साल पहले मकान बनाते थे तो ताऊजी बना देते थे नक्शा, और घर में कोई भी इंटेलिजेंट आदमी होता था, पढ़ा लिखा, वो नक्शा बना देता था और हमारी बुआएं सजा देती थी उसे। आज इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट, आप कोई भी मकान बनता है उसका 10 से 15% रेवेन्यू लेके चले जाते हैं। अगर 5 करोड़ रुपए का कोई मकान बनता है तो 40-50 लाख रुपए आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर का बड़े आराम से ले जाते हैं। जिन इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट को आज से 20 साल पहले तक कोई नहीं पूछ रहा था, कोई नहीं जान रहा था, उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की, उन्होंने अपना टैलेंट लोगों को दिखाया और उन्होंने मार्केट को ये
कन्विंस किया कि हमारे आने से आपकी क्वालिटी सुधरेगी, आपका मकान अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, सुंदर लगेगा, और ये वैल्यू एडिशन देके वो अपना हिस्सा लेके गए। एंड दिस इज द थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट्स। आज 3.5%, 3.5% ऑफ द पॉपुलेशन, हम लोग उसी की ऑडिट कर रहे हैं, उसी के इनकम टैक्स के रिटर्न भर रहे हैं, उसी के जीएसटी के रिटर्न भर रहे हैं, उसी की फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, उसी के लिटिगेशन के केस हैं, उसी का जीएसटी लिटिगेशन है, उसी का इंसॉल्वेंसी में केस है, उसी को आईपीओ की एडवाइजरी दे रहे हो, उसी का पीएमएस बना रहे हो। 96.5% पॉपुलेशन तक तो हम अपनी सर्विस ही नहीं दे पा रहे। एंड दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि उस 96.5% लोगों को हमें समझाना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी जिंदगी में आएगा तो ऐसा नहीं है कि टैक्स का खर्चा बढ़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको बताएगा कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, वो आपको बताएगा कि कब लोन लेना है, कब ओवरड्राफ्ट लेना है, वो आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट कब करना है, कब नहीं करना है, वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपको फाइनेंशियली सॉलिड करेगा, और वो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में जैसे इन्वॉल्व होगा तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन मजबूत और अच्छे होंगे। आपकी वेल्थ जनरेट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी वेल्थ कम नहीं करता चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी वेल्थ जनरेट करता है। एंड दिस इज माय विजन कि हम अपना बेस बड़ा करें। आज जो 3.5% चार्टर्ड पॉपुलेशन को हम सर्व कर रहे हैं, हम इस 3.5% से इसको अगर 6, 6.5 भी करते हैं तो आप समझिए हमारे पास काम डबल होगा। ये मेरा एक विजन है। राइट, बहुत अच्छा विजन है सर आपका। देखिए, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें हम लोगों की ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ होती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कुछ खर्चा हो रहा है तब हमारी ग्रोथ हो रही है। हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन की ग्रोथ ही साथ में है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका विजन जानकर। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। Thank you everyone for staying with us. Namaskar. नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।